पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया को इसलिए नहीं खो रहे हैं क्योंकि वहां कोई आक्रमण हुआ है, ना ही इसलिए क्योंकि कोई खुला युद्ध हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह व्यवस्था जो इस जगह को जिंदा रखे हुए थी आखिरकार टूट रही है। सालों तक मॉस्को ने मोल्दोवा को कड़ी लगाम में रखकर नियंत्रण बनाए रखा और ईंधन, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। वो पकड़ 15 दिसंबर को ढीली पड़ गई जब मोल्दोवा ने आगे बढ़कर चिसिनाव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लुकोइल के ईंधन टर्मिनल पर कब्जा कर लिया। यह टर्मिनल एक रूसी नियंत्रित चौक पॉइंट था जो पूरे देश में परिवहन और ऊर्जा को संचालित करता था। मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंड्रो मोंटानो ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का कदम बताया, लेकिन असली असर साफ था। मॉस्को को उन आपूर्ति लाइनों से बाहर कर दिया गया जिन पर ट्रांसनिस्ट्रिया निर्भर करता है। 1 जनवरी की आधी रात को यूक्रेन और मोल्दोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया के खिलाफ पूरी तरह नाकाबंदी लागू कर दी, जो नीति परिवर्तन दर्शाता था। आइए जानें यह इलाका कैसे दुनिया के सबसे गर्मागर्म भू राजनीतिक क्षेत्रों में बदल रहा है। 2025 की शुरुआत में पुतिन की चालों के बाद इस क्षेत्र ने क्रेमलिन के प्रति अपनी वफादारी खोनी शुरू कर दी। इसीलिए यह पल खास है। ट्रांसनिस्ट्रिया का बिखरना केवल स्थानीय नहीं, बल्कि रूस के सोवियत पश्चात साम्राज्य में दरार की चेतावनी है। आइए ट्रांसनिस्ट्रिया पर नज़र डालते हैं ताकि समझ सकें कि मॉस्को इस छोटे इलाके पर क्यों ध्यान देता है। यही ट्रांसनिस्ट्रिया है। यह डनिस्ट्रा नदी के किनारे एक पतली पट्टी है जो मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच फंसी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है और सबसे चौड़े हिस्से में यह मुश्किल से 30 किलोमीटर चौड़ी है। अब नक्शे पर यह इतना छोटा दिखता है कि इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन दशकों तक इसका महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा रहा है। करीब 3,50,000 लोग, जिनमें अधिकतर रूसी भाषी या सोवियत समर्थक हैं, वहां रहते हैं। इसकी राजधानी टिरास्पोल समय में ठहरी सी लगती है। सार्वजनिक चौकों में लेनिन की मूर्तियां हैं और सरकारी इमारतों पर लाल सितारे व हथौड़ा दरांती के चिन्ह लगे हैं। शहर घूमना आधुनिक यूरोप नहीं, बल्कि सोवियत अतीत का जीवित संग्रहालय लगता है। मॉस्को के लिए यह छोटा सा क्षेत्र सिर्फ एक इलाका नहीं था, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि रूस बिना औपचारिक रूप से जमीन को अपने में मिलाए यूरोप के भीतर गहराई तक अपनी ताकत बनाए रख सकता है। न झंडा फहराया गया, न सीमा बदली, बस चुपचाप नियंत्रण रहा। वर्षों तक यह भ्रम था, अब टूटने लगा है। नियंत्रण की जड़ें शुरुआत से हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया पहले सोवियत मोल्दोवा में था, पर बाद की अराजकता से बना। 1991 में सोवियत संघ टूटने पर मोल्दोवा ने स्वतंत्रता घोषित की, जिससे डनेस्ट्रा नदी के पूर्व के कई लोग डरे। उनकी नौकरियां सोवियत कारखानों से जुड़ी थीं, उनके स्कूलों में रूसी भाषा में पढ़ाया जाता था और उनकी पहचान उस व्यवस्था से बनी थी जो अचानक गायब हो गई थी। स्वतंत्रता उन्हें आज़ादी नहीं बल्कि नुकसान जैसी लगी। लोग अपनी भाषा, आजीविका और समाज में जगह खोने से डरते थे। कई लोगों का मानना था कि नया मोल्दोवन राज्य उन्हें किनारे कर देगा। वह डर धीरे धीरे विरोध में बदल गया और विरोध जल्द ही एक युद्ध में तब्दील हो गया। जब वे सोवियत व्यवस्था में रहना चाहते थे जिससे मोल्दोवा बाहर आया था, 1992 में तनाव खुली लड़ाई बन गया। मोल्दोवन बलों की ट्रांसनिस्ट्रिया के अलगाववादियों से हिंसक झड़प हुई, जिसमें सैकड़ों मारे गए और हजारों बेघर हो गए। स्थिति बिगड़ते ही रूसी सैनिक शांति रक्षक बनकर आ गए। वे आक्रमणकारी नहीं थे। उनकी मौजूदगी ने लड़ाई को रोक दिया, लेकिन इसने संघर्ष को वहीं जमे रहने दिया। उस समय से ट्रांसनिस्ट्रिया कुछ असामान्य बन गया। कागजों पर यह रूस का हिस्सा नहीं था, असलियत में यह ऐसे काम करता था जैसे वह रूस का ही हिस्सा हो। यह क्षेत्र जमे संघर्ष में बदल गया और मॉस्को से चुपचाप चलने लगा। आज भी 1500 रूसी सैनिक वहां तैनात हैं जो रूस की असली ताकत का एहसास कराते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया जैसे जमे हुए संघर्ष बहुत उपयोगी थे। ट्रांसनिस्ट्रिया रहते उन्होंने बिना जिम्मेदारी प्रभाव डाला। मोल्दोवा का भविष्य अनिश्चित रहा। नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होना संभव नहीं था। कोई भी गठबंधन ऐसे देश को नहीं चाहता जिसके क्षेत्रीय विवाद अनरिजॉल्व्ड हों। जमीन की वह पतली पट्टी मोल्दोवा की महत्वाकांक्षाओं के लिए ताला थी, जिससे क्रेमलिन खुश था। ट्रांसनिस्ट्रिया सिर्फ रुकावट नहीं बल्कि दबाव वाल्व भी थी। इसने मॉस्को को मोल्दोवा को अनिश्चित और निर्भर बनाए रखने की अनुमति दी। इससे रूस को एक परीक्षण स्थल भी मिल गया। नियंत्रण के नए तरीके यहाँ आजमाए जा सकते थे, वह भी दुनिया की नजरों से दूर, चुपचाप। यह मॉडल बाद में अबखाजिया, दक्षिण ओसेटिया और पूर्वी यूक्रेन में फिर दिखा। फॉर्मूला वही रहा, बिना कब्जा या सुर्खियों के नियंत्रण और लाभ,
बिना दीर्घकालिक लागत के कई सालों तक ये अच्छी तरह चला। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर चिंता चरम पर थी कि वह अगला मोर्चा बन सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सैनिक यूक्रेन मोल्दोवा सीमा के पास दिखे। अफवाह थी कि डोनेस्टर नदी पार कर क्षेत्र को मुक्त करने या डोनबॉस से भूमि पुल बनाकर गैरीसन से जोड़ने की योजना है। पश्चिमी विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि मॉस्को ट्रांसनिस्ट्रिया को ओडेसा या दक्षिणी यूक्रेन पर हमलों के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। रूस समर्थकों ने इसका स्वागत किया, जबकि मोल्दोवा बुरी स्थिति के लिए तैयार था और रूसी सेनाएं यूक्रेन में फंसी थीं। महत्वाकांक्षी योजनाएं विफल रहीं, जिससे ट्रांसनिस्ट्रिया संभावित लॉन्च पैड से बोझिल चौकी बन गया। उस समय अलगाववादी क्षेत्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि व्यवस्था बनी रही और रूस जरूरी था। जब तक मॉस्को रक्षक, प्रदाता और पहचान का स्रोत था, ट्रांसनिस्ट्रिया वफादार रहा, लेकिन वह वफादारी नाजुक थी। वह सिर्फ उसी एक शर्त पर टिकी थी, रूस को लगातार मदद करते रहना था, और दशकों तक उसने सच में ऐसा किया भी। रूस की पकड़ इस क्षेत्र पर 3 दशकों में बनी, जिससे यह मजबूत और क्षेत्र की हर चीज में अच्छी तरह से एकीकृत हो गया। शांति रक्षक नहीं हटे, खुफिया नेटवर्क सक्रिय रहे और तिरास्पोल के फैसले मॉस्को के हित में लिए गए। असली नियंत्रण और वफादारी की कीमत निर्भरता से ही आती है। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस की गैस पर निर्भर था। यह मुफ्त, स्थिर और बिना किसी सवाल के मिलता था। इस क्षेत्र ने इसके लिए कभी भुगतान नहीं किया। इसके बजाय लागत मोल्दोवा के नाम पर $11 अरब कर्ज में बढ़ गई। उसी समय उसने सस्ते ईंधन का इस्तेमाल विशाल संयंत्रों को चलाने के लिए किया, जो देश के बाकी हिस्सों को बिजली सप्लाई करते थे। यह परफेक्ट सेटअप था। गैस घरों को गर्म, फैक्ट्रियों व उद्योग को चलाती थी, और यह सिर्फ गैस नहीं थी, सब्सिडी हर रोजमर्रा की जिंदगी में थी। रूसी पासपोर्ट लोगों को क्रेमलिन से जोड़ते थे। राज्य मीडिया ने बताया, रूस रक्षक है, मोल्दोवा खतरा। समय के साथ निर्भरता सामान्य हो गई, यह खुद पहचान का हिस्सा बन गई। ज्यादा समय नहीं बीता था कि यह सिस्टम अटूट लगने लगा। हर संस्था, व्यवसाय और राजनीतिक व्यक्ति मॉस्को पर निर्भर थे। ट्रांसनिस्ट्रिया स्थायी लगने लगा, जैसे यूरोप के नक्शे पर एक स्थायी निशान, लेकिन निर्भरता हमेशा एक कमजोरी छुपाती है। बाहरी समर्थन पर बने सिस्टम उतनी ही देर तक चलते हैं जब तक वह समर्थन मिलता रहता है। पुतिन का ट्रांसनिस्ट्रिया पर नियंत्रण कभी साझा मूल्यों पर नहीं बना था, यह लेन देन पर आधारित था। रूस खर्च उठाता था, ट्रांसनिस्ट्रिया वफादार रहता था। जैसे ही यह रुकता है, दरारें तेजी से फैल जाती हैं। वह पल 1 जनवरी 2025 को आया, जब गैस आनी बंद हो गई। उस दिन रूस ने गैस की आपूर्ति काट दी। पुतिन का ट्रांसनिस्ट्रिया की गैस काटना सिर्फ तकनीकी कदम नहीं था, यह एक जानबूझकर की गई क्रूरता थी, जिसने सर्दी को एक हथियार बना दिया। उस जीवन रेखा को काटकर पुतिन ने दिखा दिया कि उनके अपने सहयोगी भी मोहरे हैं, जिन्हें अपने एजेंडे के हिसाब से कभी भी बलि चढ़ाया जा सकता है। गैस काटकर पुतिन ने ट्रांसनिस्ट्रिया पर दबाव डाला। उन्हें लगा कि जीवन रेखा हटाने से और आज्ञाकारिता बढ़ जाएगी। उनके लिए यह असली नियंत्रण की याद थी। याद रहे, ट्रांसनिस्ट्रिया राज्य के भीतर राज्य है। इससे मोल्दोवा भी प्रभावित हुआ। चिसिनाउ यूरोप के करीब आने की कोशिश कर रहा था, यूरोपीय संघ में शामिल होने और मॉस्को की छाया से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था। पुतिन की गैस कटौती इस बात की याद दिलाती थी कि मोल्दोवा का भविष्य उसकी अपनी जमीन पर जमे हुए संघर्ष से बंधा हुआ है। ट्रांसनिस्ट्रिया की ठंड में संदेश था कि मोल्दोवा यूरोप की ओर बिना अलगाववादी क्षेत्र की समस्या सुलझाए आगे नहीं बढ़ सकता। यह ताकत नहीं, बेबसी थी। रूस वफादारी डर और कठिनाई से चाहता है, न कि समृद्धि या स्थिरता से। ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर पुतिन ने अपने साम्राज्य की कमजोरी दिखा दी। यह सुरक्षा नहीं देता, बस दबाता है। आखिरकार ठंड ही उसका हथियार बनी। यह दिखाता है कि मस्कोवा मोल्दोवा को असुरक्षित रखने के लिए कितनी दूर जा सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने राहत मांगी, लेकिन रूस ने समाधान देने के बजाय विकल्पों से इनकार कर दिया। उसने तुर्क स्ट्रीम या ट्रांस बाल्कन पाइपलाइनों जैसे मौजूदा रास्तों से गैस भेजने से इनकार कर दिया। आधिकारिक तौर पर मस्कोवा ने मोल्दोवा के विवादित कर्ज को दोषी ठहराया। असलियत में यह कदम जानबूझकर उठाया गया था। विश्लेषकों और मोल्दोवा के नेताओं ने इसे ऊर्जा के जरिए ब्लैकमेल और चुनाव से पहले यूरोप समर्थक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बताया।
इस मकसद के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया की रक्षा नहीं की जा रही थी, बल्कि उसे बलि चढ़ाया जा रहा था। इस फैसले ने उस सच्चाई को उजागर कर दिया जिसे कई लोग दशकों से नकारते आ रहे थे। क्रेमलिन के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया बस एक मोहरा था जिसे पुतिन अपनी इच्छा से इस्तेमाल करते थे। रातों रात हुई बंदी का असर तुरंत और गंभीर था। घरों में ठंड बढ़ी, फैक्ट्रियां बंद हुईं, स्कूल खुलना मुश्किल हुआ। रूस की मदद का वादा अचानक टूट गया। दशकों बाद वफादारी में दरार आई। ट्रांसनिस्ट्रिया की सर्दी हमेशा कठोर होती है, कभी कभी तापमान 0 से नीचे जाता है। पिछली सर्दियों के मुकाबले यह सर्दी अलग थी। पूरी गैस खत्म हो चुकी थी, रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन गई थी और बिजली कटौती आम बात हो गई थी। अर्थव्यवस्था जो लंबे समय से सब्सिडी के सहारे टिकी हुई थी, अब धीरे धीरे ढहने की कगार पर है। करीब 5 लाख लोग सर्दी में हीटिंग या पानी के बिना हैं। इस संख्या में हजारों यूक्रेनी शरणार्थी भी शामिल हैं जो लड़ाई से भागकर आए थे लेकिन अब खुद को एक नए संकट में फंसा हुआ पा रहे हैं। इस क्षेत्र ने गैस की भारी कमी के कारण आर्थिक आपातकाल घोषित किया है और मानवीय संकट बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ ने बिजली और हीटिंग चालू रखने के लिए आपातकालीन सहायता दी है, लेकिन यह केवल अस्थायी राहत है। असली समस्या अभी भी बनी हुई है। तिरास्पोल के राजनीतिक नेताओं के लिए अब रूसी समर्थन भरोसेमंद नहीं रहा। यही सबसे बड़ा झटका है। वे हमेशा मानते थे कि जब भी हालात बिगड़ेंगे मॉस्को मदद के लिए आगे आएगा। अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो कभी सुकून देती थी वही निर्भरता अब जाल बन गई। 1 जनवरी 2026 को मोल्दोवा और यूक्रेन ने ट्रांसनिस्ट्रिया की पूरी नाकाबंदी कर संकट बढ़ा दिया। समन्वित सीमा नियंत्रणों ने सभी रास्तों को बंद कर दिया, कड़े सीमा शुल्क निरीक्षण लागू किए और हवाई क्षेत्र, रेल और सड़क मार्गों को तब तक बंद रखा जब तक कि सामान और लोग सख्त सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते थे। अब यह क्षेत्र एक बंद एनक्लेव बन गया और रूस के 1500 सैनिकों व अलगाववादी अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक आपूर्ति लाइनें कट गईं। अब ईंधन, उपकरण या यहाँ तक कि बुनियादी सामान भी बिना जांच के नहीं जा सकते थे। मोल्दोवा ने इसे रूस के प्रभाव को रोकने के लिए सुरक्षा कदम बताया। वहीं यूक्रेन ने 450 किमी सीमा पर कोई जगह नहीं छोड़ी। नाकेबंदी ने मॉस्को की कमजोरी दिखा दी। रूस बिना संघर्ष के चौकी की आपूर्ति नहीं कर सका और केवल विरोध जता पाया। ट्रांसनिस्ट्रियनों के लिए इस अलगाव ने सर्दियों की मुश्किलें बढ़ाईं और रोजमर्रा की जिंदगी में लोग किशिनाउ और पश्चिमी सहायता पर ज्यादा निर्भर हो गए। यह संकट शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है। गैस हमेशा अदृश्य और मौजूद रही। उसकी गैर मौजूदगी ने स्थायित्व का भ्रम तोड़ दिया। मॉस्को की चुप्पी धमकी से अधिक बोलती है। उस खामोशी में एक सवाल है जिसे लोग 30 साल से टाल रहे हैं। अगर रूस बिजली नहीं देता तो फिर कौन देगा? हे, जल्दी से बताऊं, अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो अभी दुनिया की सबसे अजीब और कम चर्चित भू राजनीतिक कहानियों में से एक में गहराई से उतरिए। मेरे लिए एक काम करो और उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। मैं ऐसे ही इन धीमे धीमे साम्राज्य के पतनों, चुपचाप होती सीमा की खींचतान और उन पलों को कवर करता रहूंगा जब इतिहास अचानक तेज हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आप अगला मौका मिस कर दे। सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और पोस्ट सोवियत नक्शे के बदलाव देखें। अब कहानी पर लौटते हैं क्योंकि मॉस्को के हालात और ठंडे होने वाले थे। रूसी गैस बंद होने के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया को पहली बार एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो उसने कभी सच में महसूस नहीं की थी। मॉस्को के बिना जीवन। इससे मोल्दोवा और यूक्रेन के लिए दखल देने का रास्ता खुल गया। अब दिलचस्प बात यह है कि यही वे देश हैं। रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया को सालों तक दुश्मनों से डराया। मोल्दोवा ने तुरंत कदम उठाए। आपातकालीन उपायों ने बिजली चालू रखी, घरों को गर्म रखा और आपूर्ति लाइनों को खुला रखा। यूक्रेन ने इन प्रयासों का समर्थन किया, ऊर्जा और व्यापार को ऐसे रास्तों से मोड़ने में मदद की जो पूरी तरह से मॉस्को को दरकिनार कर देते थे। जिसे लंबे समय से असंभव बताया जा रहा था वह असल समय में होने लगा। ट्रांसनिस्ट्रिया रूसी भागीदारी के बिना भी चल रहा था। उनकी मदद के लिए ब्रुसेल्स ने बाजार मूल्य पर गैस खरीदने के लिए आपातकालीन फंडिंग में लाखों की मंजूरी दी, जबकि रोमानिया ने ग्रिड को चालू रखने के लिए बिजली निर्यात बढ़ा दिया। पहली बार ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों ने देखा कि मदद पूर्व नहीं, पश्चिम से आ रही है। यूरोप ने समाधान दिए जबकि रूस ने बहाने दिए। इस सहयोग ने एक मजबूत संदेश दिया। मोल्दोवा ने इस संकट को पश्चिमी हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि रूसी त्याग के रूप में प्रस्तुत किया। यह प्रस्तुति मायने रखती थी। जो लोग हमेशा मॉस्को से हस्तक्षेप की उम्मीद करते थे अब देख रहे हैं कि वही काम पश्चिमी पड़ोसी और संस्थाएं कर रही हैं।
जब रूस हिचकिचा रहा था तब यूक्रेन ने ट्रांसनिस्ट्रिया को स्थिर करने में मदद कर मोल्दोवा की संप्रभुता का बचाव किया और मॉस्को की पकड़ कमजोर की, बिना सैनिक भेजे या रूसी सेनाओं का सामना किए। जिस निर्भरता ने दशकों तक इस क्षेत्र को एक जगह बांधे रखा था वह अब बदलने लगी थी, बल प्रयोग से नहीं बल्कि आवश्यकता के कारण। यह बदलाव केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं था बल्कि लोगों की सत्ता की सोच भी बदलने लगी थी। अगर इतनी गंभीर संकट को मॉस्को के बिना संभाला जा सकता है तो रूसी नियंत्रण अब अनिवार्य नहीं रह गया था। धीरे धीरे इस एहसास ने आत्मविश्वास पैदा करना शुरू कर दिया। एक तरफ मोल्दोवा ने दिखाया कि मिलकर काम करना अराजकता नहीं बल्कि समन्वय है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दिखाया कि रूसी अधिकार को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता है। समय के साथ लोग मॉस्को की बजाय स्थानीय नेटवर्क, क्षेत्रीय संस्थाओं और सीमा पार सहयोग पर निर्भर होने लगे। दशकों तक विचारधारा की जगह जीवित रहना ही सबसे जरूरी हो गया था। डर ने इस क्षेत्र को जकड़ रखा था, अब जरूरत ने इसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। यह बदलाव खासकर युवा ट्रांसनिस्ट्रियनों में दिखा जो अपने माता पिता की तुलना में सोवियत अतीत से कम जुड़े थे। इसके बजाय वे लगातार बिजली, भरोसेमंद नौकरियों और सही तरीके से काम करने वाली सेवाओं को लेकर ज्यादा चिंतित थे। रूसी सुरक्षा के वादे दूर थे जबकि स्कूल और कारोबार चलाना रोजमर्रा की जरूरत थी। यूक्रेनी युद्ध शरणार्थी मोल्दोवा में रूसी गोलाबारी की कहानियां लेकर आए। वे कहानियां डनिस्टर नदी पार कर स्थानीय सोच को बदलने लगीं, जिससे मॉस्को की ताकत का खतरा अब सैद्धांतिक नहीं बल्कि तुरंत महसूस होने लगा। युवाओं ने नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयं सेवा की। मेयर और कस्बों ने सोवियत झंडों की जगह युद्ध विरोधी बैनर लगाए। जनमत में भी बदलाव दिखने लगा। टिरास्पोल में स्वतंत्र सर्वेक्षणों से तटस्थता, यूरोपीय संघ से संबंध और मोल्दोवा से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के समर्थन में वृद्धि दिखी। चिसिनाओ के साथ आर्थिक संबंध रूस से घटती रेमिटेंस से अधिक आकर्षक लगे। सीमा पार व्यापार बढ़ा और स्थानीय व्यवसायों ने जगह भरना शुरू किया। मॉस्को ने रोजमर्रा की जिंदगी अनदेखी की। पश्चिम की ओर झुकाव विचारधारा नहीं बल्कि कामयाब संबंधों के कारण था। मोल्दोवन बिजली ने रोशनी रखी, यूरोपीय बाजारों ने स्थानीय सामान खरीदे और यूक्रेनी आपूर्ति स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंची। हकीकत में पश्चिमी हस्तक्षेप की चेतावनियां खोखली लगीं, जबकि खाली चूल्हे और अंधेरे अपार्टमेंट ज्यादा बोलने लगे। इन कदमों से बदलाव तेज हुआ और मजबूरी रणनीतिक मोड़ बनी। सभी बाहरी संपर्क बंद हो जाने के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया के नेतृत्व को अब पहले की तरह मॉस्को से तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है, जबकि स्थानीय व्यवसायी और निवासी जरूरी चीजों के लिए मोल्दोवा के रास्तों का सहारा ले रहे हैं। रूसी सैनिक, जिनका मनोबल पहले ही गिरा हुआ है, अब कम होती आपूर्ति का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें चुपचाप कुछ रियायतें देनी पड़ रही हैं, जैसे कि चिसिनाओ की निगरानी में सीमित मानवीय गलियारों की अनुमति देना। यह सब संयोग नहीं है। मोल्दोवा यूक्रेन की संयुक्त कार्रवाई का लक्ष्य बिना गोली चलाए रूस का प्रभाव खत्म करना है, जिससे दिखता है कि जमे हुए संघर्ष आक्रमण के बिना भी सुलझ सकते हैं। जैसे जैसे 2026 की शुरुआत में नाकाबंदी और कड़ी होती जाती है, यह साफ हो जाता है कि ट्रांसनिस्ट्रिया सिर्फ गैस ही नहीं खो रहा है, बल्कि वह उस साम्राज्य से अपना जीवन स्रोत भी खो रहा है जिसने उसे जन्म दिया था। रूसी निर्भरता से दूर जाने वाले ये छोटे छोटे कदम किसी बड़ी चीज के लिए दरवाजा खोल चुके हैं। पुनःएकीकरण अब एक कल्पना नहीं रह गया है, बल्कि यह ज्यादा व्यावहारिक महसूस होने लगा है। मोल्दोवा ने मॉस्को के बिना संकट संभालने की क्षमता दिखाई तो राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। चिसिनाओ के नेताओं ने अब पुनःएकीकरण पर व्यावहारिक रूप से चर्चा शुरू कर दी है। धमकियों या बल प्रयोग के जरिए नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम्स के जरिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। व्यापार नियम एक समान हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे की योजना दोबारा शुरू है। डनिस्टर नदी पार आवाजाही अब अधिक अनुमानित है। अब नदी के दोनों किनारे पहले से ज्यादा जुड़े लगते हैं, जैसा विभाजन के बाद नहीं था। 2025 के अंत तक मोल्दोवा रुकी बातचीत का इंतजार नहीं कर रहा था। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से उसने पुनःएकीकरण के लिए एक योजना बनाना शुरू किया। यह योजना पुराने 5+2 प्रारूप पर निर्भर नहीं थी, जो कहीं नहीं पहुंचा था, बल्कि यह असली परियोजनाओं पर केंद्रित थी। निस्टर के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए सड़कें और पुल बनाए गए, जो ट्रांसनिस्ट्रिया से होकर यूक्रेन और रोमानिया तक जाती थीं। बजट और निवेशों ने चुपचाप मोल्दोवा को एक देश के रूप में माना। एक बार फिर पुनःएकीकरण अब सिर्फ एक विचार नहीं था, यह आकार लेने लगा था। यूक्रेन के राजदूत निकिसिनाओ ने यह बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने रूस के पुनःएकीकरण में भूमिका के दावे को बेतुका बताया, सभी को यह याद दिलाते हुए कि मॉस्को ने एक समय मोल्दोवा के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उनके शब्दों ने दिखा दिया कि रूस का प्रभाव जमीन पर कितना कम हो गया था।
उसकी ताकत कम हो रही थी और उसकी आवाज का असर भी घट गया था। हर महीने के साथ 28 सितंबर के चुनावों में राष्ट्रपति माया संधू की प्र-यू पास पार्टी को लगभग 50% वोट मिले। यह एक मजबूत जीत थी जिसने दिखा दिया कि रूसी प्रचार विफल हो गया था। यह नतीजा पूरे क्षेत्र में हो रही घटनाओं से मेल खाता था। आर्मेनिया और मध्य एशिया में भी यही हो रहा था। सरकारें मॉस्को से दूर होकर यूरोप की ओर देख रही थीं। मोल्दोवा में यह विजय नहीं बल्कि आकर्षण था। रूस का दबदबा घटने पर स्थिरता, बाजार और एकीकरण का असर और बढ़ गया। ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए भी यही साफ संदेश था। भविष्य पश्चिम में था, मॉस्को में अब वह गति नहीं थी। वह पश्चिमी गति 12 जनवरी 2026 को विस्फोटक रूप ले गई, जब राष्ट्रपति माया सांडू ने खुलासा किया कि वह एक काल्पनिक जनमत संग्रह में रोमानिया के साथ एकीकरण के पक्ष में वोट देंगी। सांडू ने कहा कि रूसी हस्तक्षेप से सुरक्षा के लिए मोल्दोवा जैसे छोटे देशों के लिए अकेले वैश्विक दबावों में टिकना मुश्किल है। रोमानिया के साथ एकीकरण से, जो यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया तुरंत इन गठबंधनों में शामिल हो जाएंगे और वर्षों की बातचीत व विवाद टल जाएंगे। सांडू 2030 तक यूरोपीय संघ में शामिल होने को मुख्य लक्ष्य मानती हैं और उनके बयान ने संकेत दिया कि मॉस्को की छाया से निकलने के सभी विकल्प खुले हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार करीब 1/3 मोल्दोवन इसका समर्थन करते हैं, जबकि 1.5 मिलियन पहले ही रोमानियाई नागरिक हैं, जिससे यह विचार लोकप्रिय है। पुतिन के लिए यह बुरा सपना है। एक शांतिपूर्ण विलय ट्रांसनिस्ट्रिया की अलगाववादी स्थिति और पुतिन की चौकी को नाटो सीमा में बदल सकता है, वो भी बिना गोली चले। यह साहसी दृष्टि शून्य में नहीं उभरती। यह मॉस्को की व्यावहारिक पकड़ के लगातार क्षरण पर आधारित है, जिसकी मिसाल मोल्दोवा के रूसी ऊर्जा प्रभुत्व के खिलाफ निर्णायक कदमों में देखी जा सकती है। ल्यूक ओनियल की संपत्ति जब्त करना उसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है। वर्षों तक मुफ्त गैस ने ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस का नियंत्रण मजबूत किया। रूसी कंपनियों के मोल्दोवा के ईंधन नेटवर्क पर दबदबे के दौरान हवाई अड्डे का ईंधन परिसर मुख्य केंद्र था। प्रतिबंधों के चलते कमजोरी सामने आई तो मोल्दोवा ने तुरंत कदम उठाया। नवंबर में अस्थायी प्रबंधन शुरू हुआ, फिर राष्ट्रीयकरण हुआ। हर कदम से मॉस्को की पकड़ बिना टकराव के घटी। ऊर्जा हमेशा रूस का शांत हथियार रही है। पाइपलाइनों, टर्मिनलों और आपूर्ति श्रृंखलाओं ने मोल्दोवा को पूर्व की ओर बांधे रखा, जिससे देश निर्भर बना रहा। गैस आपूर्ति बंद होने और ल्यूक ओनियल की जब्ती से व्यवस्था में और दरार आ गई। जैसे जैसे चिसिनाउ ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई और यूरोप के साथ और अधिक निकटता से जुड़ गया, ट्रांसनिस्ट्रिया ने इसका प्रभाव महसूस किया। रूस के पास दबाव बनाने के कम साधन बचे, निर्भरता कम होने लगी और व्यावहारिक जरूरतों ने इस क्षेत्र को एकीकृत मोल्दोवा के करीब ला दिया। अर्थशास्त्र ने इस बदलाव को और मजबूत किया। 2016 से ट्रांसनिस्ट्रियन व्यवसायों को ईयू मोल्दोवा मुक्त व्यापार नेटवर्क मिला है। आज क्षेत्र का 80% निर्यात यूरोप जाता है, जो रूस की तुलना में काफी अधिक है। यह तथ्य ज्यादा मायने रखता है। यह चिसिनाउ को बिना बल प्रयोग दबदबा देता है। स्थिरता और विकास के प्रोत्साहन अब मॉस्को टक्कर नहीं दे सकता। तिरास्पोल के अभिजात वर्ग ने इसे समझा। सालों तक उनकी संपत्ति और प्रभाव मॉस्को के समर्थन पर टिका था। अब वह समर्थन अविश्वसनीय लगने लगा है। चुपचाप कुछ लोगों ने खुद को ढाल लिया। उन्होंने ईयू तक पहुंच बनाए रखने के लिए मोल्दोवा के नियमों के तहत कंपनियां पंजीकृत कराईं। उन्होंने व्यापार को पश्चिम की ओर बढ़ाया, जबकि सार्वजनिक रूप से रूस के प्रति वफादारी भी दिखाई। अस्तित्व का मतलब था संतुलन बनाना, न कि तोड़ना। 30 सालों में पहली बार ट्रांसनिस्ट्रिया का भविष्य मॉस्को के बाहर तय हो रहा है। अब यह हकीकत डनिस्टर नदी के किनारे इस संकरे इलाके से कहीं आगे तक गूंज रही है, जो रूस की व्यापक सोवियत पश्चात रणनीति की नाजुकता को उजागर करती है। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, रूस ने इन बदलावों को तुरंत देख लिया। मॉस्को ने अपनी पकड़ ढीली पड़ती महसूस की और शोर मचाकर प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने चेतावनी दी, मीडिया ने सजा का वादा किया, प्रवक्ताओं ने गंभीर परिणाम बताए, पर इन धमकियों में दम नहीं था। उन शब्दों में गुस्सा झलक रहा था, लगभग जैसे कोई रूठा हुआ हो, और ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग जानते थे कि वे बातें खोखली हैं। रूस अब एक मजबूत संरक्षक कम और शोर मचाने वाली ताकत ज्यादा लग रहा था। सेना में सबसे ज्यादा सायादा कमजोरी दिखी। करीब 1500 रूसी शांति सैनिक ट्रांसनिस्ट्रिया में यूक्रेन युद्ध के चलते फंसे थे। आपूर्ति मार्ग बंद थे, सैनिकों की अदला बदली अनियमित थी और रसद कमजोर थी। रूस से स्पेयर पार्ट्स व ईंधन मोल्दोवा की अनुमति से धीरे धीरे पहुंचते थे। पुराने सोवियत टैंक जंग खा रहे थे, रेडियो भी पुराने थे और सैनिक एक भूली बिसरी चौकी की रखवाली करते हुए मनोबल खो रहे थे।
पश्चिमी विश्लेषकों का कहना था कि यूक्रेन में पुनर्नियोजन और हताहतों की वजह से उनकी संख्या कम हो गई है, जिससे कभी गर्व का प्रतीक रही यह सेना अब बोझ बन गई है। सेना के फंसे रहने पर मॉस्को ने प्रचार कर अराजकता, पश्चिमी हस्तक्षेप और पुनः एकीकरण की चेतावनी दी। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर लोग शायद ही इन बातों पर ध्यान देते थे। वे तो बस अपने जीवन यापन पर केंद्रित थे। खोखली धमकियों से न तो फैक्ट्रियां दोबारा शुरू हुई, न ही अपार्टमेंट्स में गर्मी आई और न ही कारोबार जिंदा रह सके। युद्ध और प्रतिबंधों से रूस कमजोर हो गया था और उसकी निर्णायक क्षमता खत्म हो गई थी। कूटनीति भी असफल रही। 5+2 वार्ताएं ठप हो गईं, मॉस्को की मध्यस्थता खत्म हो गई और डराने की नाकाम कोशिशों ने यही साबित किया। रूस अब भी बात कर सकता था, पर मॉस्को की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। लोगों ने खुद को ढालकर स्थानीय समाधान बनाए और मोल्दोवा की ओर बढ़े, जिसने समस्याओं का हल निकाला। ऐसी संस्थाएं जो वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दे सकती थीं, वे उस दूर के संरक्षक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थीं, जो अब कुछ नहीं दे रहा था। रूस द्वारा क्षेत्र को डराने की हर कोशिश ने केवल उसकी कमजोरी ही दिखा दी। अब मेरी बात को गलत मत समझिए। सोवियत तरीकों के प्रति वफादारी एक रात में गायब नहीं हुई है। रूस के खिलाफ न तो कोई बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और न ही कोई नाटकीय अस्वीकृति हुई है। अब लोग चुपचाप अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। व्यावहारिकता और आत्मसंरक्षण ने निर्भरता और डर को हटा दिया है। समय के साथ यह मानवीय बदलाव रूस के प्रभाव को उससे कहीं ज्यादा कमजोर कर चुका है, जितना कभी टकराव कर सकता था। यही वह जगह है जहां ट्रांसनिस्ट्रिया सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं रह जाती। रसोई कक्षाएं और कार्यशालाएं भी सैनिकों या पाइपलाइनों जितनी जरूरी हैं। इस क्षेत्र के लोग कठिन काम कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नियंत्रण पा रहे हैं, जबकि मॉस्को किनारे पर खड़ा होकर गुस्सा कर रहा है। यह धीमा और स्थिर बदलाव क्रेमलिन के लिए खुले संघर्ष से भी बड़ा खतरा है। रूसी प्रभाव के चुपचाप कम होने के नीचे एक और कठिन सवाल छुपा है कि अगर तनाव आखिरकार बढ़कर बाहर आ जाए तो क्या होगा। विश्लेषकों ने चुपचाप संभावनाओं पर नजर डाली है और जो वे देखते हैं वह ताकत नहीं बल्कि मॉस्को के पास विकल्पों की कमी है। एक संभावना यह है कि डेनिस्टर नदी के किनारे टकराव हो सकता है, लेकिन वहां भी परिणाम सीमित ही है। मोल्दोवा की त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयां तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और किसी भी लड़ाई को फैलने से पहले ही रोक सकती हैं। रूस का ट्रांसनिस्ट्रिया की ओर दक्षिणी यूक्रेन से बढ़ना और भी कम यथार्थवादी है। यूक्रेन की रक्षा मजबूत है और पश्चिमी निगरानी किसी भी घुसपैठ को शुरू होने से बहुत पहले ही पकड़ लेगी। जब तक सैनिक आगे बढ़ेंगे तब तक योजना पहले ही उजागर हो चुकी होगी और संभवतः रोक दी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि तिरास्पोल में क्रेमलिन समर्थित विद्रोह थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन टिकेगा नहीं। मोल्दोवा के पास अब बेहतर खुफिया, यूक्रेन से करीबी समन्वय और संयुक्त अभ्यासों का अनुभव है। कोई भी आंतरिक झटका शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाएगा। हर परिदृश्य का अंत यही रहता है कि रूस दबाव को नियंत्रण में नहीं बदल पाता। फिर भी सभी नहीं मानते कि रूस पीछे हटने वाला है। दिसंबर 2025 में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने ट्रांसनिस्ट्रिया में असामान्य गतिविधियों पर अलर्ट जारी किया। उनकी रिपोर्टों में बताया गया कि रिजर्व सैनिकों को फिर से सेवा में बुलाया जा रहा है, हथियारों को भंडारण डिपो से निकाला जा रहा है और तोड़फोड़ करने वाले समूहों को सीमा पार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कीव के लिए यह ऐसा लगता है जैसे मॉस्को ओडेसा की ओर दबाव की एक नई लाइन खोलने की कोशिश कर रहा है। यह कदम यूक्रेन की रक्षा को फैलाने और मोल्दोवा को उसके अपने चिसिनाओ में नाजुक हालात की याद दिलाने के लिए उठाया गया है। प्रतिक्रिया तेज और तीखी थी। मोल्दोवा के रक्षा मंत्री ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और घबराहट फैलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, वहां सैनिक तैनात नहीं हैं और हमले की तैयारी के संकेत नहीं हैं। मोल्दोवा यूरोपीय संघ की सदस्यता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रूसी तनाव का कोई भी संकेत जनता के विश्वास को डिगा सकता है और क्रेमलिन को डर वरी विभाजन दे सकता है, जबकि असलियत ज्यादा जटिल है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस की छोटी सेनाएं हैं, आपूर्ति से कटी हैं और बड़ा हमला संभव नहीं है। फिर भी मॉस्को को परेशानी के लिए बड़ी सेना नहीं चाहिए। अफवाहें फैलाकर, प्रशिक्षण देकर, तोड़फोड़ करने वाली इकाइयां बनाकर और क्षेत्र को अस्थिर रखकर वह यूक्रेन को अपने संसाधन दक्षिण की ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है और मोल्दोवा पर लगातार दबाव बनाए रख सकता है। यहां तक कि लामबंदी की फुसफुसाहट भी तनाव पैदा करने के लिए काफी है और सिर्फ तनाव ही मोल्दोवा के यूरोप की ओर बढ़ने की राह को धीमा कर सकता है। जो सामने आता है वह एक नाजुक संतुलन है। रूस शायद पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए बहुत कमजोर हो, लेकिन वह इतना मजबूत जरूर है कि अराजकता फैला सके। यूरोप के इस कोने में अराजकता सिर्फ शोर नहीं बल्कि मॉस्को का हथियार है, जो समय दिला सकता है, पड़ोसियों को अस्थिर और क्षेत्र को तनाव में रख सकता है। लेकिन असली बात यही है, संघर्ष हुआ भी तो वह जमीन तक सीमित रहेगा, क्योंकि कोई रूसी जेट
नाटो संबद्ध सिस्टम्स के पास जाने का जोखिम नहीं लेगा। अब युद्ध जमीन पर लड़ेंगे। ड्रोन, मोबाइल तोपखाना व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ही नतीजा तय करेंगे। यही क्षेत्र है जिसमें मोल्दोवा ने हाल के वर्षों में निवेश कर तेजी से आधुनिकीकरण किया और 2023 में रक्षा खर्च 68% बढ़ाया। यूरोपीय संघ ने शांति सुविधा के तहत वायु रक्षा इंटरसेप्टर, नाटो प्रशिक्षण और मजबूत साइबर सुरक्षा दी है। देश ने अपनी कमजोरियां दूर की। नदी पार ट्रांसनिस्ट्रिया की कहानी अलग है। उसकी सेनाएं बूढ़ी हो रही हैं, उसका उपकरण पुराना हो चुका है और उसकी आपूर्ति लाइनें कमजोर हैं। अचानक किसी संघर्ष में यह असंतुलन अनदेखा करना असंभव होगा। इस गिरावट का सबसे स्पष्ट उदाहरण खाबासना गोला बारूद डिपो है, जो वर्षों तक मॉस्को की मजबूत पकड़ और स्टील विस्फोटकों के किले का प्रतीक था। यह सबको शक्ति का एहसास दिलाने के लिए था, पर आज कहानी बदल गई है। खाबासना में 20,000 टन से ज्यादा सोवियत गोला बारूद जर्जर गोदामों में है। वे इतने पुराने हैं कि उन्हें सुरक्षित रूप से नहीं हटाया जा सकता, इतने अस्थिर हैं कि उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उनका रखरखाव करना बहुत महंगा है। जो कभी ताकतवर था वह अब जोखिम बन गया है। युद्ध और प्रतिबंधों के बीच रूस इस बोझ को उठा नहीं सकता। हर साल वापसी का वादा होता है पर पूरा नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को बाहर रखने से डिपो सील होकर सड़ रहा है और खोबोसना अब जिम्मेदारी बन गया है। यह जंग लगा हुआ एक ऐसा स्मारक है जो उन वादों की याद दिलाता है जिनका अब कोई महत्व नहीं रह गया। एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जो अपनी ही धमकियों को पूरा नहीं कर सकती। अब डिपो प्रभुत्व नहीं दिखाता बल्कि कमजोरी दिखाता है। यह दर्शाता है कि मॉस्को की पकड़ लोहे से जंग में बदल गई है और खोबोसना किसी और गहरी चीज की ओर इशारा करता है। प्रभाव क्षेत्र से भी तेजी से फीका पड़ता है। आप जमीन पर कब्जा बनाए रख सकते हैं, लेकिन अगर नियंत्रण केवल डर, सब्सिडी और दूर के वादों पर निर्भर करता है तो वह चुपचाप कमजोर होने लगता है। यहाँ कोई अचानक पतन नहीं होता, बल्कि महत्व धीरे धीरे खत्म होता है और चेतावनियां व भाषण खोखले लगने लगते हैं। प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई धमकी नहीं रोक सकती। अगर मॉस्को ट्रांसनिस्ट्रिया नहीं संभाल सकता तो डोनेट्स्क, लुहांस्क या दक्षिण ओसेटिया पर इसका क्या असर होगा? क्रेमलिन के लिए यह मिसाल चिंता का कारण है, क्योंकि स्थायी दिखने वाला सिस्टम उपेक्षा या असफलता से कमजोर हो सकता है। पुतिन के लिए यह सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं है। रूस के पुराने तरीके डर, निर्भरता और नियंत्रण तभी चलते हैं जब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हों। ट्रांसनिस्ट्रिया दिखाता है जब ऐसा न हो तो क्या होता है। लोग खुद को ढाल लेते हैं और नए तरीके खोज लेते हैं। वफादारी स्थायी नहीं होती और जब बिजली, ईंधन, नौकरियों की बात हो तो शब्द बेअसर हो जाते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया का चुपचाप खो जाना भी रूस की विदेशों में छवि को नुकसान पहुंचाता है। यह स्थायित्व और विश्वसनीयता के दावों को कमजोर करता है। यह दर्शाता है कि मॉस्को द्वारा निवेश की गई जगहें भी रूस से छिन सकती हैं। रूस हमेशा जीतता है, यह धारणा अब टूट रही है। अब बदलाव अनदेखा करना मुश्किल है। 15 दिसंबर को मोल्दोवा ने रूसी ऊर्जा दबदबे के खिलाफ कदम उठाया। प्रधानमंत्री मोंटानो ने चिसिनाव हवाई अड्डे पर लुकोइल के ईंधन परिसर की जब्ती की घोषणा की। यह देश का एकमात्र विमानन, ईंधन भंडारण व पुनः ईंधन भरने का केंद्र है, जिसे 2005 से लुकोइल नियंत्रित कर रहा था। 20 दिन में यह पूरी तरह राज्य के स्वामित्व में आ जाएगा। यह निर्णय मोल्दोवा की राज्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की समीक्षा परिषद से आया। अधिकारियों ने स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला दिया और इस सुविधा में किसी भी रूसी भूमिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लक्ष्य सीधा और व्यावहारिक था। ईंधन की आपूर्ति को सुरक्षित करना, एक महत्वपूर्ण द्वार की रक्षा करना और प्रतिबंधों या व्यवधान के जोखिम को समाप्त करना। यह परिसर नवंबर से राज्य के अस्थायी नियंत्रण में है, जब अमेरिकी प्रतिबंधों ने लुकोइल को प्रभावित किया। यह प्रतीकात्मक कदम नहीं था। हवाई अड्डे का टर्मिनल एकाधिकार का प्रभावशाली बिंदु है जो रोजमर्रा की जिंदगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसे वापस लेकर मोल्दोवा ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर विदेशी नियंत्रण अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश ऐसा भविष्य बना रहा है जहां बाहरी दबाव बुनियादी कार्यों या स्थिरता को खतरे में नहीं डाल सकता। लुकोइल की जब्ती एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। उसी दिन रूस ने मोल्दोवा के हवाई क्षेत्र में अपना आखिरी बड़ा ईंधन गढ़ खो दिया। ऊर्जा प्रभुत्व पर बनी उसकी प्रभावशाली पकड़ अब फिसलती जा रही है। मॉस्को जोर जोर से विरोध करता है, लेकिन उसके पास इस फैसले को पलटने का कोई असली तरीका नहीं है। मोल्दोवा
एक एक करके महत्वपूर्ण संपत्तियों के साथ संप्रभुता और यूरोपीय जुड़ाव चुन रहा है। चिसिनाउ ने अब दबाव बढ़ाना शांत तरीकों से शुरू कर दिया है। दिसंबर में एक नया कानून लागू हुआ जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकता है जो राज्य द्वारा अवैध सशस्त्र समूहों या किसी आक्रांता की सेना में सेवा कर रहा हो। इसका निशाना काफी स्पष्ट है। यह ट्रांसनिस्ट्रिया की सुरक्षा इकाइयों और उनकी रक्षा करने वाले रूसी सैनिकों की ओर इशारा करता है। यहाँ सिर्फ एक स्थिर संकेत है, कोई नाटकीयता नहीं। अगर आप मॉस्को से वफादारी रखते हैं तो इसकी कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी, जबकि मॉस्को नाराज रहेगा। मोल्दोवा यूरोपीय संघ और रोमानिया के सहयोग से लगातार मजबूत हो रहा है। राष्ट्रपति माया सांडू के नेतृत्व में देश ने अर्थव्यवस्था और रक्षा को मजबूत किया है। कमजोरी अब मजबूती में बदल गई है। जिस आक्रमण से कई लोग डरते थे वह कभी हुआ ही नहीं। यूक्रेन में रूस के युद्ध ने केवल मोल्दोवा के बदलाव को तेज किया, यह साबित करते हुए कि व्यावहारिक अनुकूलन जमी हुई धमकियों से कहीं अधिक मायने रखता है। ट्रांसनिस्ट्रिया का भविष्य अब मॉस्को में तय नहीं होता। 30 वर्षों तक यह इस बात का सबूत था कि रूस कभी छोड़ता नहीं है। अब वह प्रभाव चुपचाप उपेक्षा, हस्तक्षेप और रोजमर्रा के अनुकूलन से फिसल रहा है। पुनःकीकरण वास्तविकता बनता जा रहा है। लोग इसकी ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि यह आर्थिक और सामाजिक रूप से सही है। मॉस्को अब परिणाम नहीं तय कर सकता, बस चेतावनी दे सकता है। हम यहाँ हैं। क्रेमलिन की कभी लोहे जैसी पकड़ ट्रांसनिस्ट्रिया पर अब जंग खा गई है। यह गोलियों या बमों से नहीं, बल्कि लोगों की उस साधारण ताकत से हुआ है जिन्होंने खोखले वादों के बजाय व्यावहारिक मदद को चुना। पुतिन का साम्राज्य आग में नहीं बिखर रहा, बल्कि ठंड में धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, एक एक शांत कदम के साथ उस भविष्य की ओर जहां मॉस्को अब फैसले नहीं करता। 2026 की नाकाबंदी लागू होते ही और एकीकरण की चर्चा बढ़ते ही वह फीका पड़ना अब भगदड़ में बदल गया है। ट्रांसनिस्ट्रिया जो कभी रूसी नियंत्रण का प्रतीक था, अब नाकाबंदी में और बेनकाब खड़ा है। इस बात का सबूत है कि जो साम्राज्य निर्भरता पर बनाए जाते हैं वे तब बिखर जाते हैं जब वही निर्भरताएं टूट जाती हैं। ऐसी वीडियो बनाने में एक समस्या है। जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों वीडियो में, YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते ही हमारी 4 वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ड्रोन हमले दिखाना या यहां तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसमें यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीजों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई प्रतिबंध ना हो। हम अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस की तबाही को ब्लर नहीं करते और साइड में कोई विज्ञापन भी नहीं दिखाते। हम साइट को विज्ञापनों से नहीं बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं, इसलिए हमें खुद को विज्ञापन दाताओं की वजह से सेंसर नहीं करना पड़ता। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और अगर आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।